जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी SSC हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइज आप लोग हवलदार इंस्ट्रक्टर का जो फॉर्म है वो 9 जुलाई 2026 तक भर सकते हैं और आपके पास यहाँ पर 1 से 2 दिन ही बचा है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो गाइज आपका जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ेगा और आप आपका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर ये जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेना, जानने को मिलेगा कि 209 पोस्ट है। एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 9 जुलाई 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मात्र 25 रुपये फीस है। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। बट गाइज आपने यूपी SSC PET 2025 को भी क्वालिफाई किया हो, आपके पास यूपी SSC प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट इनके PET का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, फिर चाहे आप यूपी से भी क्यों ना हो, क्योंकि गाइज ये सभी के लिए एक एलिजिबिलिटी है, यानी कि 12वीं और साथ ही PET का स्कोर कार्ड। एंड इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप मेल है और जनरल OBC और SC से आते हैं तो आपकी हाइट 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 78.8 बिना फ्लाई और फ्लाई करके 83.8 हो जानी चाहिए। 4.8 किलोमीटर की दौड़ भी होगी, 25 मिनट का समय मिलेगा। मेल ST के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है, चेस्ट 76.5 और फ्ला करके 81.5 हो जानी चाहिए। बाकी फीमेल जनरल OBC SC के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। फीमेल ST के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। तो गाइज ये सभी एलिजिबिलिटी, अगर आप ये सभी एलिजिबिलिटी पार करते हैं, यानी कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और अब आप फॉर्म कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। बाय चांस आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाए तो आपको गो टू होम इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको क्लोज करेंगे, नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 एग्जाम/2026 देखने को मिल रहा है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 19 जून 2026 है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 जुलाई 2026 है। इसके सामने जो अप्लाई का लिंक है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करके आप यहाँ पर टिक करेंगे और आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका PET का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आपको आपका जो PET का सर्टिफिकेट है वो चेक करना है, या फिर जो आपका PET का एडमिट कार्ड है वो चेक करना है। उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका PET का रजिस्ट्रेशन नंबर सही हुआ तो गाइज आपके नंबर जो कि आपने PET का फॉर्म भरते समय रजिस्टर किया था फोन वाला, उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट स्टार्टेड येट, तो इसका मतलब है कि गाइज आप कोई और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल रहे हैं, आप सही रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर्टिफिकेट से या एडमिट कार्ड से नंबर चेक करना है और वही यहाँ पर डालना है। एंड जैसे ही गाइज आपको यहाँ पर OTP सेंड कर दे जाए तो गाइज आप यहाँ पर वो OTP डालेंगे और OTP डालने के बाद में आप यहाँ पर ये जो वेरिफिकेशन कोड आपके सामने आ रहा है वो वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और फिर आपको क्लिक है टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी वही सब इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपने PET 2025 के अंदर भरी थी, तो आप इनको चेंज नहीं कर सकते, बस आप इनको देख सकते हैं। आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद में आप यहाँ पर इसमें एक सवाल देखेंगे जो कि आयु सीमा को लेकर के है। इसमें जो SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को जो 3 साल की छूट मिलती है वो आपको तब भी मिलेगी जब आप इसमें नो करेंगे, और आपको नो ही करना है, क्योंकि इसमें यस करने पर गाइज अगर आपको कोई स्पेशल ग्राउंड पर छूट चाहिए, जैसे कि आपने कोर्ट ऑर्डर लिया है, सेवा नियमावली, तो फिर आप उसकी और मल्टीपल डिटेल भरेंगे। बट आप तो वो कैंडिडेट है नहीं, आप तो नॉर्मल कैंडिडेट है, इसलिए आप यहाँ पर इसमें नो कर देंगे। और इसके बाद एक और सवाल आता है कि क्या आप एक रिसर्च स्कॉलर है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर यहाँ पर आपकी 10वीं 12वीं की इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके बाद में यहाँ पर एक लाइन दी गई है, विज्ञापन के पृष्ठ संख्या 7 के तलांश में अंकित नोट के संबंध में विकल्प का चयन। यहाँ पर है कि यदि आप होमगार्ड्स विभाग में निरंतर 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा करने वाले तथा वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी जिला कमांडेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी है
तो निम्न अनुसार विकल्प का चयन करें। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो ये आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप फ्रेशर है तो गाइज आप यहाँ पर इसमें नो कर देना। चलिए अगर मैं इसमें यस करता हूँ तो देखते हैं कि किस तरह का ऑप्शन आता है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो कि इसमें यस करेंगे। तो यहाँ पर यस करने पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए गाइज यहाँ पर मैं अब नो ही कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सब चीज़ नहीं है और जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो भी यहाँ पर इसमें 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा कुछ ऐसा अपने पास नहीं रखता, वो फ्रेशर है। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। अब इसके बाद नीचे आती है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिससे कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट अवैतनिक विभागीय कर्मचारी वर्ग के लिए हाई स्कूल, यानी कि जो अवैतनिक विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए हाई स्कूल, यानी कि वो हाई स्कूल से भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें एक्वायर्ड में यस कर देना। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपका 12वीं का बोर्ड नेम डालना है और उसके बाद आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 12वीं का जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर जो रोल नंबर है या फिर राशन नंबर, कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पर डाल देना। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आप डेट डालना है इशू डेट, उसमें या तो आप आपके सर्टिफिकेट की इशू डेट डाल सकते हैं या फिर जो आपका राशन नंबर है या फिर जो आपका राशन का सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो भी डाल सकते हैं। बेसिकली अब अगर आप सिंपल 12वीं पास है तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। जो आपका 12वीं का सर्टिफिकेट है वो किस डेट में इशू हुआ है वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर पूछा कि परसेंटेज सिस्टम था या फिर ग्रेड सिस्टम। अगर परसेंटेज सिस्टम तो आप परसेंटेज सिस्टम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में डाल देंगे। फिर नीचे की तरफ ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने इस तरह से आएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहाँ पर चेक करने के बाद में इन जानकारी को नीचे क्लिक टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर फोटो साइन आएगा। आप इसको वेरीफाई करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज यहाँ पर फिर से इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है और कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपनी देनी है, जैसे कि एज प्रूफ में आप 10वीं का सर्टिफिकेट का इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जो कि देना अनिवार्य है। फिर डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ये देना अनिवार्य नहीं है, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है SC ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ये आपको देना अनिवार्य है अगर आप SC ST OBC है। चलिए बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये सब जानकारी भरनी है। अगर आप एज प्रूफ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो जैसे कि आपने 10वीं की है यूपी बोर्ड के द्वारा तो आप यहाँ पर इसमें यूपी बोर्ड लिख देंगे या फिर आपने जिस भी बोर्ड से आपकी 10वीं की है इसी अथॉरिटी में उसका नाम लिखेंगे। फिर सर्टिफिकेट आपका कौन सी डेट में जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, पहले ईयर फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी यहाँ पर इस तरह से डेट आ जाएगी। फिर जो भी आपका 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर वो आप यहाँ पर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद आपकी जानकारी इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। अब आपको इसमें निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है, तो अगर आपका निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप उसकी जानकारी कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि डेमो के लिए मैं आपको निवास प्रमाण पत्र दिखा रहा हूँ। इसमें जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको यहाँ पर इसमें एंटर करना है आपके सर्टिफिकेट नंबर के अंदर और इसी अथॉरिटी यानी कि किसने इसको जारी किया है तो आपको देखना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर लिखा है सक्षम अधिकारी के बाद में उप जिलाधिकारी, यानी कि इसको जारी किया है उप जिलाधिकारी ने। तो आप यहाँ पर इसी अथॉरिटी में जो लिखेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है उप जिलाधिकारी, चाहे आप हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख दीजिए और अगर आपको इंग्लिश में लिखना है वो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इशू डेट, तो गाइज इशू डेट भी आपको यहाँ पर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी। तो जारी दिनांक के सामने जो भी डेट लिखी है वो डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। एंड अभी मैंने बताया सर्टिफिकेट नंबर के अंदर आपको लिखना है प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो नंबर लिखा है वो, उसके बाद आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को अपडेट कर देंगे। इसी प्रकार से कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं एक कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें यहाँ पर जारी जो किया वो किया सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा तहसीलदार, यानी कि मैं ये डिटेल्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है, क्योंकि कई बार जो जिला होता है या फिर जो भी आपका एरिया होता है उसमें कई बार इसको कोई और पोस्ट का अधिकारी भी जारी कर देता है। इसलिए आपको देखना है सक्षम अधिकारी के बाद में किस पोस्ट को लिखा गया है और वही पोस्ट को आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ। फिर इशू डेट, तो आपको जारी दिनांक के सामने जो डेट देखने को मिल रही है वो यहाँ पर डाल देनी है और फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने देखने को मिल रहा है तो वो आपको यहाँ पर डालना है और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में कुछ सवाल है, जैसे कि एक सवाल है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, तो अगर आपके पास है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर तीसरा सवाल है कि क्या मस्ट हैव सर्व्ड इन दी होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए कंटिन्यूस मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, क्या आपने प्रादेशिक सेना माफ़ी चाहूँगा क्या आपने होम गार्ड के रूप में कम से कम 3 साल की सर्विस
की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। फिर नीचे आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सिर्फ चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन है, आपको इन सभी ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद में आप यहाँ पर इसमें नीचे सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें पूछा कि क्या आप अपना फॉर्म प्रीव्यू करना चाहते हैं, यानी कि जो भी जानकारी भरी उसको देखना चाहते हैं। अगर हाँ तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके एक बार फिर से सभी जानकारी चेक कर लें, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। अब आपको क्लिक या टू पेज के ऊपर क्लिक करना है, ओके कर देना है। एंड देन यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज इस तरह से आएगा। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने का विकल्प आ चुके हैं। आपको इसमें अगर यूपीआई के माध्यम से फी पे करनी है तो यूपीआई सेलेक्ट कीजिए, यूपीआई क्यूआर, पे नाउ, और उसके बाद में आपके सामने क्यूआर कोड आएगा। आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देंगे। जैसे ही आपकी फ़ीस यहाँ पर पे होगी तो ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर पेमेंट करते समय आपके फॉर्म में कोई एरर आ जाए, आपका पेमेंट हो जाए और वो अपडेट ना हो तो आपको कैसे अपडेट कराना है, या फिर आप प्रिंट ना ले पाए, प्रिंट में कोई एरर आ जाए तो आपको प्रिंट कैसे लेना है वो बताया जाएगा। फॉर्म के अंदर कोई गलती कर दिए तो आपको उसको कैसे मॉडिफाई करना है वो जानकारी भी आपको अब यहाँ पर दी जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आप प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर ये जो प्रिंट का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को पीडीएफ के रूप में सेव कर लेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में जो मैंने यहाँ पर बात की थी, अगर कोई एरर आ जाते तब आपको क्या करना है। तो गाइज ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर इस वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर जब आप होम पेज पर आ जाए आपको एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको फ़ी पेमेंट करते समय कोई एरर आ जाता है तो आप एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपका राशन नंबर डालेंगे, जो कि आपको जब आप इस फॉर्म को भरते समय पहला स्टेप पूरा करते हैं तभी मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है। वो नंबर यहाँ पर डालना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, जेंडर सेलेक्ट करना अपना और बताना कि आप यूपी से, अगर हाँ तो उसके बाद में आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर ये वेरिफिकेशन कोड डालना और प्रोसीड कर देना है। देन आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहाँ से आप पेमेंट करते हैं और आप अपनी फीस दोबारा से पे कर पाएंगे। एंड गाइज अगर फी भरते समय पहला स्टेप हो जाने के बाद में किसी और स्टेप पर एरर आता है तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सब डिटेल्स डालेंगे एंड प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म पर वहां पर भेज दिया जाएगा जहां से आपको एरर आया था। इसके बाद अगर आपने फी पेमेंट कर दी और वो अपडेट नहीं हुई है तो आप अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड एप्लीकेंट सेगमेंट में इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर अगेन अपना राशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अपडेट योर पेमेंट बाय क्लिक ऑन दिस लिंक, आपको कुछ ऐसा करके देखने को मिलेगा। आप उसके ऊपर क्लिक कर देना एंड आपका फी एकदम अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर आपने प्रिंट नहीं ले सके हैं तो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सब इन्फॉर्मेशन डालेंगे और उसके बाद में जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको प्रिंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। एंड गाइज अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है और आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन डालेंगे और यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही क्लिक टू प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने आपको पहले तो एक ओटीपी सेंड किया जाएगा नंबर के ऊपर और जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो फॉर्म पूरा का पूरा आ जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो सभी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड इस तरह से गाइज आप लोग यूपी SSC हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भर पाएंगे एंड जो इशूज़ है वो भी मैंने यहाँ पर सभी कवर कर दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।